हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित सिंह और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वन दरोगा की ही। पर इसमें हम जो बची कुची बातें हैं वो करेंगे स्ट्रैटेजी को लेके आपकी। बहुत सारी चीज़ें इन एडिशन टू लास्ट वीडियो हैं। जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था उसको मैं फिर रिपीट करने वाला नहीं हूँ व्यूज़ के चक्कर में यूट्यूब के लिए। सिंपल, मैं उस चीज़ को और एनहांस कर दूंगा आपके लिए। मैंने लास्ट वीडियो में सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या है, इन कंटिन्यूअस ऑफ द पार्ट वन। मतलब जो इससे पहले मेरी एक वीडियो आई थी पार्ट वन, वन दरोगा को लेके। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उससे पहले जाके उस वीडियो को देखें सबसे पहले, ठीक है। अब देखो, उस वीडियो में मैंने एक चीज़ कही थी आपको कि कंटेंट टेबल के लिए, कि मैं आपको एक कंटेंट टेबल प्रिपेयर करके दूंगा कि आपको किस टॉपिक से क्या यूनिट कवर करनी है, ठीक है। और हिंदी मीडियम के लिए मैं क्या करूँगा, देखो हिंदी मीडियम के लिए तो मैं इसे कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ, बट हिंदी मीडियम वाले भी इसी इंग्लिश वाली कंटेंट टेबल को यूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो जो मैंने कंटेंट टेबल प्रिपेयर की है वो मैं आपको दिखाता हूं और मैं ये शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो ये देखिए, ये कंटेंट प्लान है। अब देखो, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है उसे समझ नहीं आएगा ये आया कहाँ से है, सिलेबस ये सब कुछ। लेकिन जो पहली वीडियो देख चुका है कंप्लीटली, उसको ये कंप्लीटली समझ आने वाला है कि क्या क्या ये मैंने कैसे बनाया है और किस तरीके से ये मैंने इसको बाइफरकेट किया है। अब देखो, कंटेंट टेबल में मैंने क्या किया है। कंटेंट टेबल में मैंने जो यूनिट दी थी, मतलब लास्ट में मैंने जो कंपाइल किया था सिलेबस को, आपका ए बी सी, मतलब जो जो पार्ट्स थे उनको कंबाइन कर दिया था मैंने 100 वाले पार्ट्स को, और सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया था। उसी में कॉन्टिन्यूसली मैंने क्या किया कि जैसे मोशन वाला टॉपिक है, अब मोशन वाला टॉपिक आप कहाँ से कवर करोगे, तो वो मैंने आपको सोर्स बताया यहाँ पे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का जो सोर्स है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यही है कंटेंट टेबल में। कंटेंट टेबल में थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ताकि आप इसको बेटर यूज कर पाओ अपने बेनिफिट के लिए। तो जैसे मोशन एंड फोर्स एक टॉपिक है, तो इसमें ये जितने टॉपिक्स हैं, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, फिर आपका ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारे जो टॉपिक हैं आपको क्लास 9th की चैप्टर 8th में मिल जाएंगे, जो टॉपिक का नाम है मोशन। ऐसे ही जो यूनिट 1 का ही सेकेंड पार्ट है, फोर्स, मोशन, न्यूटन्स लॉ, एक्शन, रिएक्शन, इनर्शिया, मास मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, ये सारा जो पार्ट 2 है यूनिट 1 का ही, वो आपको मिल जाएगा इस वाले टॉपिक में। इस तरीके से मैंने मेंशन किया है इसमें, देखिए। ऐसे ही वर्क एंड एनर्जी, इसका ये वाला पार्ट मिलेगा आपको इस टॉपिक में 9th के, और इस वाले ये ग्रेविटेशन एंड रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको मिलेंगे क्लास 9th की 10th वाली, सॉरी 9th की ही ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में। तो इसमें मैंने क्लास मेंशन की है और टॉपिक मेंशन किया है, ठीक है। ऐसे ही ये देख सकते हो आप ऑप्टिक्स के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए, ऐसे देखिए। बट इसमें ये टॉपिक रहा है, ये कौन सा है, हीट। अपार्ट फ्रॉम दीज टू आपको सारे जो टॉपिक हैं फिजिक्स के वो 9th और 10th की क्लास में मिल जाएंगे। और किस चैप्टर में ये मेंशन्ड है, देखो मैंने सिलेबस को बहुत डेप्थ एनालाइज करके एनसीईआरटी और जो भी बुक्स हैं उनके साथ मैच करके सब कुछ टॉपिक्स को 1 बाय 1 रीड करके ये कंटेंट टेबल प्रिपेयर किए। तो इसमें में अल्टीमेटली हमने किया क्या है कि अगर आप इसको वर्ड बाय वर्ड देखोगे तो ये क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी में वर्ड बाय वर्ड है। सिलेबस में जो मेंशन्ड है ये वर्ड्स एग्जैक्टली मेंशन्ड है। मतलब बहुत, जब मैंने ये साउंड के आगे ये लिख दिया है, मतलब ये इसका मतलब है कि साउंड के ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं, एक भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं है। जो जो जहाँ पे छूटा है मैंने वो मेंशन भी किया है कि किस टॉपिक में ये है नहीं। तो फिजिक्स का मेजरली जो पोर्शन है वो कंप्लीटली इन टॉपिक्स के अंदर आपको मिलने वाला है एनसीईआरटी की 9th और 10th में। मैंने चैप्टर के साथ मेंशन किया है, इसको आप टेबल को उस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये 2 टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, हीट और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लिए मैंने मेंशन किया है, ये आपको पढ़ना है क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी से। इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर को कवर करने के लिए, इस यूनिट को कवर करने के लिए। ऐसे हीट वाला जो टॉपिक है उसके लिए आपको क्लास 11th का एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। इसमें एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन दिया है ये वाला टॉपिक, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में आप देखो तो केमिस्ट्री में कंप्लीटली मैच हो रहा है सब 9-10 से ही। और ये आपको दिख रहा है कि यूनिट 1 इसको मैंने 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करके टॉपिक मेंशन किया है, कौन सा चैप्टर है। देखो कई बार क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि इसमें टाइप करते हुए से मिस्टेक हुई है, वैसे चांसेस बहुत रेयर हैं। बट आप क्या करना, चैप्टर का नेम को फॉलो करना। आप देखो हिंदी मीडियम वाले कैसे करेंगे इसको फॉलो,
हिंदी मीडियम वाले ऐसे करेंगे, आपको यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मैंने ये लिखा है फर्स्ट यूनिट है, तो इसको देखो, अगर आप कहीं और भी देखोगे, किसी और चैनल पे देखोगे यूट्यूब पे, वो क्या कर रहे हैं, वो ये जो सिलेबस लिखा है उसे कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर में डाल के आपको दे दे रहे हैं। तो वो काम तो आप खुद भी कर सकते हो अपने लिए, और उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, इसको आपको हिंदी में करना ही क्यों कन्वर्ट, जब मैंने आपको ये बता दिया है कि इसका सोर्स क्या है एनसीईआरटी में, तो आप सीधा सीधा एनसीईआरटी पे जाओ, चैप्टर 8 खोलो, बस सीधा जो एनसीईआरटी की हिंदी में चैप्टर 8 मेंशन्ड है उसे पढ़ लो, ये आपकी यूनिट डन हो जाएगी। तो हिंदी मीडियम वाले कोई अलग से ना लें इसको, मतलब कि आपको कोई एग्जैक्टली हिंदी में से कन्वर्ट करके देगा, क्यों, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एग्जैक्टली ये बता दिया है कि चैप्टर कौन सा कहाँ कहाँ मेंशन्ड है, किस कौन से क्लास की किताब में और कौन से चैप्टर में ये जो टॉपिक है ये मेंशन्ड है यूनिट का। तो उसको आप वैसे करके हिंदी मीडियम वाले भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हिंदी मीडियम वाले इसको यूज कर सकते हैं। और देखो केमिस्ट्री तो कंप्लीटली आपका ये 9th-10th में मिल रही है, और देखो वर्ड बाय वर्ड है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एनसीईआरटी ही इनफ है इसके लिए, मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा नीचे हम आएंगे, अगर नीचे आते हैं तो ये देखते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तो बायोलॉजी में क्या हुआ, बायोलॉजी के जो मैंने जो सिलेबस बाइफरकेट किया था बायोलॉजी का, वो यहां से शुरू हुआ बायोलॉजी का यूनिट 1 से। इसमें सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये इतना अच्छे से मेंशन्ड नहीं है, मतलब जो बायोलॉजी वाली 9th-10th की एनसीईआरटी है उसमें। बाकी इसके अलावा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो मेजर टॉपिक्स हैं सारे कवर्स हैं, एक इसको छोड़ के, म्यूटेशन और स्टीम सेल्स को, ठीक है। अब आते हैं हम इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट का एज सच मैंने वैसे बुक तो बताई थी आपको कि एनआईओएस का आप इन्वायरमेंट पढ़ लो, पर उसमें क्या है, मतलब पढ़ने को आप उसको पढ़ सकते हो, पर एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं मैं कह सकता कि वो 100% मैच कर रहा है सिलेबस से। और एक सब इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा इशू है कि ये करंट अफेयर से भी लिंक्ड होता है, करंट अफेयर से। तो इन्वायरमेंट का इसमें मेंशन नहीं किया है, इन्वायरमेंट का मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही एग्रीकल्चर का ये वाला पार्ट तो आपको मिल जाएगा किसी टॉपिक में, एक बायोलॉजी के टॉपिक में, शायद फूड इंप्रूवमेंट वाला टॉपिक है, ये वाला तो मिल जाएगा, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपको मिलने वाला नहीं है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैथ्स का भी कंप्लीटली सिलेबस आपका मैच हो रहा है। देखो मैंने लिख दिया है जो जहाँ पे चीज़ नहीं है, जैसे यहाँ पे टॉपिक में क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, थ्योरम है, और क्वाड्रिलेटर कंप्लीटली है। बट अगर आप ये 9th का चैप्टर पढ़ो, चैप्टर नंबर 8, तो इसमें सिर्फ मेंशन्ड है पैरेललोग्राम के बारे में, पर यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। तो दैट्स व्हाई मैंने मेंशन किया है कि आपको इसमें एडिशनल सोर्स की जरूरत पड़ेगी इस वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए। इसके अलावा जो मैथ्स भी है, आपको ये वाला टॉपिक भी अलग से देखना पड़ेगा, इंडाइसेस और लॉगरिथम्स, जो अलग से देखने हैं मैंने उनके बारे में मेंशन कर दिया। मैथ्स में सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा क्लास 11 से, अगर जरूरत पड़ी तो, वैसे तो 10th वाले से भी काम चल जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड करके बताऊं तो मैंने बिल्कुल सिलेबस बाय सिलेबस मैच किया है। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और मैथ्स आप मतलब मैक्सिमम इसमें मिल रहा है आपको 9th और 10th में, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड इसमें मेंशन्ड है। जो मेंशन नहीं है मैंने उसके बारे में बता दिया। बस आपको एक्सटर्नल सोर्सेज रेफर करने पड़ेंगे इन्वायरमेंटल और एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। अब देखो ये टेबल मैं आपसे शेयर कर दूंगा, हिंदी मीडियम वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी, बिल्कुल डिटेल में मेंशन्ड है, रिसर्च मैंने कर ली है इसके लिए प्रॉपर, बिल्कुल। तभी इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मेरा टाइम लगता है, मेरी वीडियो में टाइम ही इसीलिए लगता है क्योंकि मैं रिसर्च करके कंटेंट बनाता हूँ। ऐसे मैं न्यूज़ चैनल की तरह नहीं हूँ कि मतलब एक न्यूज़ कहीं से पढ़ी और वही कॉपी पेस्ट करके आपके सामने बोल दी, ठीक है। नाउ अब हम आगे आते हैं, इस वीडियो की जो थंबनेल है उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। थंबनेल पूरा मतलब जो कंटेंट है वो थंबनेल को पूरा जस्टिफाई करेगा, ठीक है। तो ये कंटेंट टेबल जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको वो दे दिए, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, ये हेल्प करेगा आपको बहुत फास्ट प्रिपरेशन में, ठीक है। अब आते हैं पीपीटी पे और देखते हैं बाकी चीज़ों को। अब एक चीज़ है कि देखो एक तो सीक्वेंस दिया है आपको एनसीईआरटी में चैप्टर्स का, एक सीक्वेंस है सिलेबस में। तो मैं एडवाइस करूंगा आपको आप सिलेबस वाला सीक्वेंस फॉलो करें टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जो सिलेबस वाला सीक्वेंस है वो बिल्कुल क्रोनोलॉजी में है। मतलब जैसे बायोलॉजी है तो आपकी कंप्लीटली बायोलॉजी एक ही बार रहेगी, तो आपको जो कंटेंट टेबल है उसमें आप डाउनवर्ड जाओ चैप्टर वाइज। और मैंने अरेंज भी कंटेंट टेबल में उसको अरेंज ही इस तरीके से किया है कि अगर आप वैसे वैसे नोट्स बनाते जाओगे तो वो आपका वो वाला पार्ट कंप्लीटली कवर होता रहेगा और आपको कंफ्यूजन कम होंगे।
देखो कंफ्यूजन कब होता है, आप जब क्लास वाइज पढ़ते हो। डोंट रीड एनसीईआरटी क्लास वाइज, डोंट रीड क्लास वाइज। प्लस जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी गिवन है वो वाले सीक्वेंस में फॉलो ना करें, बल्कि इस सीक्वेंस में फॉलो करें जैसा सिलेबस में मेंशन्ड है और जिस तरीके से मैंने टेबल बनाई है। मतलब मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा कैसे। जैसे कि ये है, अगर मैं केमिस्ट्री पे आऊँ तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास 9 का चैप्टर 1, तो आपको पहले ये पढ़ना है, फिर क्लास 9 का चैप्टर 2 ये पढ़ना है, फिर क्लास 9 का ही 3rd और 4th ये पढ़ना है। ये हर किसी में नहीं है, देखो ये केमिस्ट्री में है ऐसे सीक्वेंस में ये, बट हर किसी में नहीं है ऐसे। आपको देखो यहाँ पे फर्स्ट आपको इसके लिए 10th का 5th चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इसके बाद आपको चैप्टर 1 पढ़ना है 10th का। इसी सीक्वेंस में पढ़ो आप, जो कंटेंट टेबल में मैंने सोर्स दिया है आप इस सीक्वेंस को फॉलो करो पढ़ते टाइम, ना कि जो एनसीईआरटी में सीक्वेंस गिवन है उसको फॉलो करो, ठीक है। अब देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ नया नहीं है, मैं इसी, अगर हिंदी मीडियम वालों को कोई ज़्यादा इशू हो रहा होगा तो इसी को क्या करें आप कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेटर पे डालोगे तो सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, बल्कि उसकी जरूरत नहीं है। मैंने चैप्टर मेंशन किया है, आप उस चैप्टर पे जाओ और पढ़ लो। चैप्टर नंबर मेंशन्ड है, आपका बुक किस क्लास की है वो भी मेंशन्ड है, ठीक है। अब हम आते हैं कि PYQs को कैसे यूज करना है इसमें। तो देखो PYQs, कौन कौन से PYQs हमारे पास अवेलेबल है। एक तो 2021 में इसका एग्जाम हुआ था फॉरेस्टर का, जिनको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी जिन्होंने ये एग्जाम दिया होगा। फिर ये एग्जाम कुछ लीक हो गया था, कुछ इसमें इशू हो गया था, तो उसके बाद ये एग्जाम 2023 में ऑफलाइन हुआ था, ठीक है। तो आपके पास इसमें रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब ये वाला एग्जाम और ये वाला एग्जाम एज अ गाइडिंग लाइट आपका काम करेगा। स्केलर का जो पेपर है, स्केलर इससे एक छोटी पोस्ट होती है, वो जो वन निगम होता है इनका फॉरेस्ट विभाग का, उसमें तो उसका भी एग्जाम हुआ था रिसेंटली। आप उसको भी फॉलो, मतलब उसको भी एक गाइडिंग लाइट की तरह देख सकते हो। मतलब क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना, फिर देखना इन एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ रहा है। अगर वो आप बना पा रहे हो तो मतलब ये समझ लो कि आप टॉपिक डन है आपका मोस्ट ऑफ, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं आगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करनी है, ठीक है। देखो मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, क्योंकि ये काम ऑलरेडी बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से किया। स्पेशली जो स्कूल्स के चैनल्स रन करते हैं, स्कूल्स मतलब जो क्लास 9 एनसीईआरटी ये सब पढ़ाते हैं, वो लोगों ने क्या किया है, इसको बहुत डिटेल में कवर किया है। मैं उस काम को कभी भी नहीं करना चाहता जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से किसी ने किया हुआ है। तो दैट्स वाई फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, ऐसे करके लिखना है, जब सर्च बार में जाओगे क्लास 9 एनसीईआरटी पे लिख देना, फिर टॉपिक का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना। जो फर्स्ट टॉप 5 में जो भी कोई भी वीडियो आप देख लेना, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी को रीड करना और उसके बाद आप नोट्स बना लेना उससे, ठीक है। और एनसीईआरटी को रीड करते टाइम आप ये भी ध्यान रखें कि आप कंप्लीट थ्योरी को पढ़ें, थ्योरी को अंडरस्टैंड करें, मतलब एप्लीकेशन पार्ट उसका आना चाहिए आपको। और उसमें जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपको न्यूमेरिकल्स भी समझ आने चाहिए, और उससे इधर उधर वाले थोड़े न्यूमेरिकल आए तो वो भी आप हैंडल कर पाओ। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। एक्टिविटी, इसको न्यूज़पेपर की तरह मत पढ़ना, मतलब न्यूज़पेपर वाले वे में मत पढ़ना। न्यूज़पेपर वाला मतलब क्या होता है, हम एक तरफ हाइलाइटर लेते हैं, हर चीज़ को ग्रीन करते जाते हैं और लास्ट में पता लगता है पूरी बुक ही ग्रीन हो गई, इज़न्ट इट। तो अगर आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो एनसीईआरटी की, तो मैं कहूँगा कि कभी भी उसको वैसे ना करें। कैसे, मतलब हाईलाइट करें ही ना। थर्ड रीडिंग से आपको पता लगेगा कि इंपॉर्टेंट है क्या, अगर आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको न्यूज़पेपर वे में ना पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन वाले वे में पढ़ें कि आप उसको अप्लाई कर पाओ। अगर आपसे कोई इधर उधर के कोई क्वेश्चन पूछे टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो कंप्लीट कर पाओ। तो आप क्या करें, किसी भी यूट्यूब चैनल की वीडियो देख लें, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, और एनसीईआरटी को रीड करें, थ्योरी करें, न्यूमेरिकल करें, एक्टिविटी करें और नोट्स बनाएं, ठीक है। अब आते हैं हम, ये तो है कंटेंट वाला पार्ट जो आपको प्रिपेयर करना है कंसेप्चुअली, ठीक है। अब मैं आता हूं कि नेक्स्ट जो इसका सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। अब देखो मैथ्स को लेके भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि इसमें मैथ्स कैसे वाली आने वाली है, वो भी डाउट है। मतलब मैथ्स कैसे वाली का मीनिंग कि एक तो मैथ्स होती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, जैसे बैंक, एसएससी, इन सब में आती है, और एक मैथ्स होती है जो स्कूल मैथ्स होती है, मतलब उसमें थोड़ा और डेप्थ में आती है। मतलब बैंक, एसएससी में तो शॉर्टकट्स आपके मैटर करते हैं, है ना। और स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स में आपकी डिटेल मेथड मैटर करती है। आप देखो एग्जाम कैसा है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव। तो आपको मेजॉरिटी सिलेबस करना तो इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर है,
बट टॉपिक्स वही प्रिपेयर करने हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड है, ये ध्यान रखना, हर कुछ मत पढ़ना। जैसे नंबर सिस्टम में अगर आप एसएससी और बैंकिंग वाला सिलेबस, जो भी एसएससी का या रेलवे का सिलेबस देखोगे, तो उसमें नंबर सिस्टम में जीरोज एक टॉपिक होता है, फैक्टर्स एक टॉपिक होता है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं। तो उनको अननेसेसरी प्रिपेयर क्यों करना, क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन्ड ही नहीं है। हम सिर्फ वो चीज प्रिपेयर करेंगे जो सिलेबस में मेंशन्ड है, किस तरीके से, मतलब जो वर्ड बाय वर्ड सिलेबस में मेंशन्ड है, बस उसको फॉलो करना है हमें। तो ये एक्चुअल में इसमें आपको इसमें मिक्स पढ़ना है, आपको कुछ स्कूल वाले एंगल से पढ़नी पड़ेंगी चीजें, कुछ आपको एसएससी बैंक वाले एंगल से पढ़नी पड़ेंगी। बट एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो एसएससी वाला जरूर आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि शॉर्टकट्स वहां पे अप्लाई होंगे, ऐसा नहीं है। पर टॉपिक आप स्टिक करें सिलेबस के अकॉर्डिंगली, मैथ्स के लिए स्पेशली, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। कुछ स्टूडेंट्स के डिफरेंट डाउट्स आ रहे हैं, मैं उनको क्लियर कर देता हूं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई 12th की एनसीईआरटी हमको पढ़नी चाहिए। देखो, आज सिलेबस को कंप्लीटली मैच करके देख लो अपनी एनसीईआरटी के साथ, वर्ड बाय वर्ड कॉपी है, वर्ड बाय वर्ड। मैं कहूंगा कि 90% ये कॉपी पेस्ट है बिल्कुल 9th-10th की एनसीईआरटी का। 10% आप मान लो, 85% कह लो, चलो 15% आप मान लो जो इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है, और एक टॉपिक, दो टॉपिक हर बायोलॉजी, फिजिक्स और आपके मैथ से, वो थोड़े से 9-10 से अलग हो जाते हैं। बट इसके अलावा वर्ड बाय वर्ड आपका सिलेबस एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई मेरी एडवाइस तो ये होगी कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, रेदर देन आप 11th-12th पे जाएं। उससे बढ़िया आप एनसीईआरटी को बहुत ही 360 डिग्री वे में प्रिपेयर करें, मतलब बार बार उसको रिविजन करें, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरियस डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन ट्राई करें उससे रिलेटेड। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई एग्जाम में स्केलर के भी ऐसा ही था सिलेबस मेंशन्ड, बट वो एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट आया है। तो इसका देखो आंसर मैं आपको बताता हूं। स्केलर का पेपर ही खोल देता हूं मैं, ठीक है। ये स्केलर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अगर आप इसमें 9-10th भी अच्छे से करके गए हो ना, तो भी आप ठीक ठाक स्कोर कर लोगे, मतलब एवरेज स्कोर कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 80 मार्क्स आप ले आओगे, पर अगर आप 65 तक इसमें स्कोर किया जा सकता है, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है। मैंने इसको पूरा एनालाइज किया है पेपर को। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, कुछ 11th-12th वाली मैथ्स के भी थे, बट ये जनरलाइज करना कि इसमें कुछ 9-10 से था ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ये 10th का है। ये देखो, 2 फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ, ये कौन सी क्लास का टॉपिक होता है, ठीक है। ये देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब ये 9-10th में है, ये भी 9-10th में है, ये सारी चीजें 9-10th में है। बट आपने इतना डीप में पढ़ा नहीं होता इनको, बस ये डिफरेंस होता है। कुछ टॉपिक होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस भी हुए हैं, बट स्टिल पेपर तो डिफिकल्ट था, तो पेपर डिफिकल्ट होने की वजह से रिजल्ट भी वैसे ही गया, इज़न्ट इट। देखो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ देख लो आप, यहाँ पे जनरल की कट ऑफ देख लो और मार्क्स देख लो। ये वो लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन हुआ था, इसमें रिजल्ट भी देख सकते हो आप। देखो, अगर एग्जाम डिफिकल्ट आएगा 11th-12th से आएगा तो सबके लिए आएगा, आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, किसी के भी लिए। मतलब अगर डिफिकल्ट आएगा सबके मार्क्स डाउन आएंगे, अगर आसान आएगा सबके मार्क्स अप जाएंगे। तो कभी भी जब बल्क में, मतलब सबके लिए जो सिमिलरली सबके लिए जो चीज हो रही है वो मतलब आपको एक अलग से डिसएडवांटेज या एडवांटेज में नहीं डालती। दैट्स द कंक्लूजन। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा। तो बट सिलेबस वाइज मैं तो कहूंगा आप 9-10th को प्रिपेयर करें, स्टिक टू द सिलेबस ऑफ 9-10th ओनली। 11th-12th की तरफ मत जाएं, मतलब आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। मेरा कहना तो ये है, क्योंकि जिस तरीके से इलेबोरेटेड सिलेबस है उस तरीके से 9-10th पे स्टिक रहने में ही ज़्यादा फायदा है। और मैं उसका आपको लॉजिक भी बताता हूँ प्रॉपर क्या क्यों है। देखो, अगर आप क्या करना, आज स्केलर का सिलेबस देखना और आप इसका सिलेबस देखना, ये वाला जो हमारा एग्जाम है फॉरेस्टर वाला। फॉरेस्टर का जो सिलेबस है बहुत डिटेल्ड है, और जो स्केलर का सिलेबस है वो बहुत एक ही पेज में दिया हुआ है, मतलब मुश्किल से 2-3 पैराग्राफ में ये डन किया गया था। तो फॉरेस्ट जहां पे डिटेल ज्यादा होती है ना, वहां पे वो सिलेबस तो स्टिक रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और जहां पे डिटेल सिलेबस में कम होती है वहां पे चीजें वेग हो जाती हैं। मतलब उससे रिलेट करके आप 11th-12th का भी क्वेश्चन डाल सकते हो। यहाँ पे एग्जैक्टली टॉपिक के साथ ये भी मेंशन है कि टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है। सिलेबस में सिर्फ टॉपिक मेंशन था ये स्केलर वाले एग्जाम में, तो दैट्स वाई वहां पे ये वर्क कर गया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम ऐसा नहीं आ सकता, होने को कुछ भी हो सकता है, नो वन नो, ओनली यूके SSC नो कि होने वाला क्या है। बट जो होगा वो सबके लिए होगा, किसी एक के साथ मतलब ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी अनजस्ट होने वाला है, ठीक है।
अब देखो एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट का सोर्स क्या रहेगा और इसको करंट से कैसे अलाइन करना है, तो मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं सारा सिलेबस ना करते हुए एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके आपको इसको कवर करा दूं, और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को देखते हुए भी। तो आप क्या करें, मैं आपको एडवाइस करूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, ये आप प्रिपेयर करें अपने आप पे। अगर मैथ्स में भी किसी को दिक्कत है तो मैथ्स के बारे में मैं विचार कर सकता हूं कि इसके ऊपर लेक्चर बनाए जाएं, पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाई है सबने, मतलब कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, स्कूल वाले यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें और किसी इस पेड कोचिंग और ये सब कोर्स वोर्स के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आप जितना खुद से रिसर्च करके पढ़ोगे ना उतना ज्यादा डेप्थ आती है। किसी के कोर्स से रट्टा मार के बहुत रेयर होता है मतलब सिलेक्शन लेना, एज फार एज आई नो। अब देखो सिलेबस हिंदी वालों का मैंने बता दिया है, सिलेबस हिंदी वालों को सिलेबस को हिंदी में देखने की जरूरत ही नहीं है, आप चैप्टर पे जाओ और यूनिट वाइज उसे कवर करते जाओ इसी उसको देखते हुए। अब देखो ये भी डाउट्स चल रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज होगी, नहीं होगी, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब देखो इसका मेरे पास आंसर ये है कि अगर वैकेंसी ज्यादा भी होगी, तैयारी नहीं करोगे तो सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा। अगर होना होगा, तैयारी अच्छे से करोगे तो इतनी वैकेंसी में भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके हाथ में, देखो वैकेंसी इंक्रीज होना या डिक्रीज होना या आपके हाथ की चीज नहीं है, तो ऐसी चीज पे हमेशा आप फोकस करो लाइफ में जो आपके हाथ की चीजें हैं। आपके हाथ में है प्रिपेयर करना, एग्जाम आया है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो, सो जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट। ऐसे ही वैकेंसी कैंसिल होने का कुछ वायरल हो रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, देखो सिंपल है, जो चीजें आप ध्यान में एक पॉइंट रखो मेरा, जो भी चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं उनके बारे में सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। अगर आपके कंट्रोल में चीजें हैं तो अच्छी बात है, तो आप करो कुछ इसके बारे में कि अगर इंक्रीज करा सकते हो, डिक्रीज करा सकते हो, या कैंसिल होने से बचा सकते हो या कैंसिल करवा सकते हो, जो भी है। बट अगर आपके हाथ में चीजें नहीं हैं, जो आपके हाथ में चीजें हैं आप वो करें, आप कर सकते हो प्रिपरेशन, सो जस्ट फोकस ऑन दैट ओनली, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कि प्रैक्टिस रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि प्रैक्टिस रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, इस वीडियो में मैं और डिटेल में आपको बता देता हूं, देखो ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, जो भी कहीं पे भी गिवन है, एक्टिविटी और जो जितने लास्ट में उसमें क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं वो सारे प्रिपेयर करने हैं आपको। इसके अलावा देखो एनसीईआरटी ना एक अपनी सीरीज निकालती है, उसको बोलते हैं ये एग्जाम्पलर। देखो ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, जिनको नहीं पता उनको ये पता लग जाएगा। अगर आप यहां पे जाओगे, गूगल पे लिखोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के द्वारा एक पूरा किताब है, इसमें पाठ्यक्रम से जुड़े अतिरिक्त सवाल होते हैं। यह किताब एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में शामिल अवधारणाओं को बेहतर समझने के में मदद करती है। मतलब अपार्ट फ्रॉम बुक आपको एग्जाम्पलर अगर आप करोगे तो आपका टॉपिक और स्ट्रांग होगा। भाई देखो एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो वो और आपको बेनिफिट करेगा। तो आप इसकी फर्स्ट वेबसाइट में जाओगे तो ऐसे करके इंटरफेस आता है क्लास वाइज। तो क्लास वाइज ये देखो हिंदी में भी अवेलेबल है ये और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अब जैसे मैंने चैप्टर 1 खोला है मैटर एंड सराउंडिंग्स, तो इसमें देखो मैटर एंड सराउंडिंग से जुड़े जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये आपको मिल जाएंगे ऐसे एमसीक्यू फॉर्म में। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत अच्छे से मतलब टॉपिक समझने में हेल्प मिल जाएगी इससे। ऐसे ही आप 9th और 10th कंप्लीटली इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको भी प्रैक्टिस में ला सकते हो। मतलब एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर करो प्रैक्टिस के लिए, और इनके अलावा क्या करें प्रैक्टिस के लिए। इनके अलावा मैंने आपको बताया था, आपको घटना चक्र आप बुक है उसको आप देख सकते हो, या जितने भी पीसीएस में आए हुए जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पीसीएस के एग्जाम की तरफ मत जाए कि एग्जाम बड़ा है तो डिफिकल्ट आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चंस जो लेवल आपका ये फॉरेस्टर में रहता है वही पीसीएस का भी लेवल रहता है जनरल साइंस के मामले में। हाँ, अगर आपको 9th 10th की ही एनसीईआरटी 9th और 10th की ही एनसीईआरटी को यूज करते हुए आपको हायर लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं, हायर लेवल, देखो इनमें क्या होगा, जो ये पीसीएस वाले क्वेश्चन है इसमें भी जनरली क्वेश्चन वन लाइनर ही रहते हैं, वन लाइनर फॉर्म में। बट यूके ट्रिपल एससी का अगर आप पैटर्न देखो, अभी जो भी एग्जाम होते हैं वो वन लाइनर थोड़ा कम कर दिया है उन्होंने, अब वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो 9th 10th की ही एनसीईआरटी का जो जनरल साइंस है वो इन 3 एग्जाम्स में आता है, और इन 3 एग्जाम में जो जनरल साइंस आता है उन्हीं चैप्टर्स के मच डिफिकल्ट स्टेटमेंट बेस्ड और आपका अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप ध्यान रखें इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, हमेशा 120 शायद क्वेश्चन आते हैं टोटल, इसमें से 30 आपके जनरल साइंस से रिलेटेड होते हैं, और वो जनरल साइंस 9th 10th का ही होता है। ऐसे इसमें भी जनरल साइंस आता है,
कौन सा एग्जाम है ये? यूपीएससी का एग्जाम होता है, सीएपीएफएसी, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम। उसमें 9th-10th का ही जनरल साइंस आता है। ये थोड़े हल्के से मतलब वही टॉपिक जो आप 9th-10th में पढ़ रहे हो उन्हीं पे बेस्ड थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, या आपको थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम से टैकल करने में हेल्प करेंगे, थोड़ी सी आदत डालेंगे आपको डिफिकल्ट एग्जाम से टैकल करने के लिए। ऐसे सीडीएस में भी आते हैं, ये सीडीएस के भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो। ऐसे सीएपीएफ का ये वाला एग्जाम होता है, सी असिस्टेंट कमांडेंट, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है वैसे, पर ये इसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलते हैं। पर मैं मेजरली कहूंगा आपको, अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं स्टेटमेंट बेस्ड और आपको अरेंजमेंट बेस्ड, तो आप मेजरली स्पेशली सीएपीएफ और सीडीएस वाले क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करें। मैं कहूंगा अगर आप कहोगे एनडीए को प्रिपेयर, एनडीए वाले करें, नहीं करें, नो। क्यों? क्योंकि एनडीए जो एग्जाम बेस्ड है वो 12th वाले 11th-12th वाले साइंस पे बेस्ड है। तो इसमें आपको जो ये मिलेगा जनरल साइंस वाला सेक्शन मिलेगा, उसमें 11th-12th वाला फोकस एरिया ज्यादा होता है। तो दैट्स वाई एनडीए को नो है। पर ये वाले यूपीएससी के एग्जाम जनरल स्टडीज बेस्ड होते हैं, दैट्स वाई इनका साइंस भी 9th-10th बेस्ड ही होता है। तो मैं एडवाइस करूंगा, देखो कंक्लूड करता हूं, प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी को कंक्लूड कर देता हूं। थ्योरी फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, एग्जाम्पलर फ्रॉम एनसीईआरटी, उसके बाद ये पीसीएस के घटना चक्र के क्वेश्चन देख सकते हो। थोड़े से हायर लेवल आपको प्रैक्टिस करने हैं तो सीएपीएफ सीडीएस के क्वेश्चंस देख सकते हो। अगर आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी है, आपने सबसे सब कुछ पढ़ा हुआ ही है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप इनको भी एडिशन कर सकते हो एसएससी और रेलवेज के क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर पढ़ो, वन लाइनर जीके के लिए आप एसएससी रेलवेज और घटना चक्र को प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन है, घटना चक्र कोई बुक नहीं है, इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ फ्रॉम ऑल द पीसीएस एग्जामिनेशन व्हिच आर टेकन बाय ऑल द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर डिफरेंट स्टेट्स। फॉर एडवांस मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 9th-10th साइंस, यू कैन रेफर टू सीडीएस एंड सीएपीएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इसको किसी ने मतलब फोकस नहीं किया होगा, ये किसी की नजर भी नहीं पड़ी होगी इस पे, पर मेरा ध्यान गया है। और मैं क्या करूंगा, एग्रीकल्चर, आपका क्या क्या एरिया है, एग्रीकल्चर प्लस एनवायरनमेंट प्लस मैथ्स। एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा बिखरा हुआ है, ये अगर मैं आपको एक बुक बताऊं वो सफिशिएंट नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आपको या तो क्लासेस दे दूंगा खुद बना के, या फिर मैं आपको इसको लिख के नोट्स ही दे दूंगा कंप्लीटली। दोनों में से एक काम मैं आपके लिए कर दूंगा आसान। लेकिन आप जो 4 सब्जेक्ट हैं उसको आप प्रिपेयर करें एनसीईआरटी से ही, किसी ट्रैप में ना पड़े। यूट्यूब के ऊपर जाएं, टॉपिक का नाम लिखें, एनसीईआरटी लिखें, क्लास लिखें, आपको कोई अच्छी वीडियो मिल जाएगी। टॉप 5 में से कोई भी वीडियो देख लें आप, आपको सिलेक्शन लेना मेन है, ठीक है। और मैथ्स भी थोड़ा ग्रे एरिया में कहूँगा इसमें, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस तो इसमें स्कूल वाला है, पर जो आपको मैथ्स वाले क्वेश्चन में हेल्प करेगी वो एसएससी वाली मैथ्स करेगी, पर एसएससी वाला सिलेबस आपको फॉलो नहीं करना है। तो ये भी थोड़ा मतलब डाउटफुल एरिया है मेरे हिसाब से, मैथ्स वाला एरिया। तो अगर आप मतलब चाहो, मतलब मैं कमेंट्स के बेसिस पे देखूंगा कि मैथ्स का क्या करना है, पर इतना श्योर है कि एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट का मैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रहें मेरे साथ, मैं आपको सिलेबस दूंगा कंप्लीटली, सॉरी कवर करके, या तो वीडियो फॉर्म में या नोट्स की फॉर्म में। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े, ठीक है। और देखो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो हैं। व्हाट्सएप चैनल है मैं हमारा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, और अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा मेरे चैनल के। ऐसे टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ये तो मस्ट है, क्योंकि इस पे आपको हर एक जो भी पीडीएफ ये सब मैं शेयर करता हूँ वो आपको सब इसी में मिलेगा। अगर मुझे कोई कंटेंट शॉर्ट्स की फॉर्म में बनाना होता है तो मैं इंस्टाग्राम को यूज करता हूँ, दैट्स वाई आप इंस्टाग्राम, मतलब जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका मैंने लिंक आपका वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उसमें भी दिया है आपका अबाउट वाले सेक्शन में भी है, ठीक है। और ये मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है स्पेशली, ये सिर्फ अगर आपको कोई इमीडिएट टाइप का डाउट आए तभी करें इस पे आप मैसेज, वरना आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। कमेंट में क्यों बोल रहा हूँ नीचे करें, क्योंकि जब आप कोई कमेंट करते हो ना, तो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे को आ रही हो, जब वो कमेंट सेक्शन में जाता है तो उसकी मतलब उसको मेरे से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस कमेंट को पढ़ के ही उसे आंसर मिल जाता है। दैट्स व्हाई कमेंट इज मच बेटर। अगर आपको हल्की भी जो वैल्यू इस वीडियो से मैंने आपको प्रोवाइड की हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो सारा कमेंट में बताया करें आप मुझे, ठीक है। मैं बहुत जल्द, मतलब बहुत कुछ प्लान्स है मेरे, अब धीरे धीरे करके चीजें सेटल डाउन होगी तो अब बहुत कुछ आने वाला है यूट्यूब पे, मतलब बहुत कुछ हटके, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है मुझे कि ऑलरेडी जो कंटेंट अच्छे से बना हुआ है उस पर मैं क्यों अपना
आप अपना भी और आपका भी टाइम खराब करूं, जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है लोगों ने। तो यही कहूँगा, बाकी ये वाला जो पीडीएफ है कंटेंट का वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। और यही कहूँगा कि प्रिपेयर करें, आप प्रिपरेशन पे फोकस करें, और कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।